नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, केमिस्ट्री के 10 सेट करने के बाद आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बायो के मैं 10 सेट लेके आऊँगा जिसमें पर सेट में आपको 20 क्वेश्चन 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं अभी विशेषतः स्टेट गवर्नमेंट को फोकस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पूछे गए हैं, परंतु स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी अभी आगामी वैकेंसी है, वो बच्चे इसको जरूर पढ़ें, है ना। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो स्टार्ट करें अपने, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, बायोलॉजी आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था। तो हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट था जो चिकित्सा विज्ञान की शाखा से संबंधित था। किससे संबंधित था? चिकित्सा से। मेडिकल में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हिप्पोक्रेटस की शपथ भी दिलाई जाती है ना। तो चिकित्सा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है हिप्पोक्रेटस। खगोल शास्त्र से नहीं है, ज्योतिष शास्त्र से नहीं, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से नहीं है। किससे है? चिकित्सा से संबंधित। बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, मान लो आप तो चलो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके भाई बंधु हैं, उनका नीट में मेडिकल में सिलेक्शन होता है, तो मेडिकल में हिप्पोक्रेटस का बहुत जिक्र आता है। ऐसे कहा जाता है, उसकी शपथ दिलाई जाती है। चलो, जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो कितना होता है? तो उस समय आंसर देना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो दिया हुआ नहीं है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में एक फॉर्मूले से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है? C-0/100 F-32/180। 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से काटो, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 9C, ये कितना हो गया? 5F - 160, राइट। अब इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। C कितना है? C है 100, ठीक है, और ये 5F - 160। अच्छा, ये कितने हो गए? देखो 900। 900 में से 160 घटा दिया और डिवाइड दे दिया किसका? 5 का। तो ये किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। सॉरी, ये माइनस में तो उधर गया, तो किस में आ गया? प्लस में। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1060 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो इसको काटो, कितना आ गया? 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया? ये 212। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? डी। यानी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पता हो, फ़ारेनहाइट में निकालना हो, तो इस फॉर्मूले से अपने क्या है, निकाल सकते हैं आसानी से। इस फॉर्मूले में हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। समझ में आई कहानी? तो जल का क्वथनांक अपने को पता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। चल, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है? तो उस समय अपने को आंसर क्या देना है? देखो सामने आपके 4 रोग दिए हुए हैं। पोलियो। पोलियो जो होता है आपको पता है वायरस के कारण होने वाला रोग है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। पोलियो है वो किसके कारण रोग होता है? वायरस, विषाणु के कारण होता है। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस जो रोग होता है, जिसे हम हाथी पांव रोग भी कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हाथी पांव रोग, या इसे एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, है ना। एलिफेंटेसिस, फेंटेसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं।
फाइलेरियासिस हाथी-पाँव रोग, जिसे हम एलिफेंटासिस रोग के नाम से भी जानते हैं, वो किससे होता है? वो वर्म से होता है, कृमि से होता है। किससे होता है? कृमि से, वर्म से होने वाला रोग है ना? कृमि से, वर्म से होने वाला रोग है। उसके बाद में बात आती है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, और जिस जीवाणु के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम सॉरी साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड रोग होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। हीमोफीलिया है वो एक आनुवांशिकी डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है। इस रोग में क्या होता है? यह एक जेनेटिक रोग है, एक जेनेटिक डिजीज है। इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति हरे व लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा सॉरी हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? चोट लगने पर समय पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। सामान्यतः आपको चोट लग जाती है तो 2 से 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, जबकि इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे अपने वर्णांधता बोलते हैं। उस रोग में क्या होता है? व्यक्ति हरे व लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, वह भी एक अनुवांशिकी रोग है। तो पोलियो विषाणु के कारण होता है, विषाणु का नाम होता है एंटेरोवायरस। फाइलेरिया है वो हाथी-पाँव रोग है, वो कृमि के कारण होता है। जिस कृमि के कारण होता है उस कृमि का नाम होता है वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, है ना? और टाइफाइड है ना, जिसे अपने मियादी बुखार, जिसे अपने पानी जरा, मोती जरा, आंत्रशोथ, आंतरिक बुखार के नाम से भी जानते हैं, वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। और साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के कारण ये होता है। तो अच्छे से समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा आंसर? स, टाइफाइड। चलो, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? खसरा, जिसे आपने मीजल्स कहते हैं, मीजल्स, है ना? मीजल्स कहते हैं। मीजल्स के लिए तो अपने को पता है एमएमआर का टीका होता है, तो ये तो हो गया गलत, ये तो नहीं होगा। ट्यूबरक्लोसिस जिसे अपने टीबी के नाम से जानते हैं, है ना? तो इसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। डिफ्थीरिया है, डिफ्थीरिया के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है ना? कुष्ठ रोग है, देखो बीसीजी का टीका कुष्ठ रोग जिसे अपने लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी के रोकथाम में भी मदद करता है ना? तो यहां पर जो सबसे सही आंसर होगा ना वो ब होगा, ब। ठीक है, अब कुछ बातें बता देता हूं। ये बीसीजी जो होता है, इस बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में। बी का मतलब होता है बेसिलस, है ना? बी का मतलब होता है बेसिलस, है ना? और सी का मतलब क्या होता है? कालमेट, है ना? सी का मतलब होता है कालमेट। और जी का मतलब क्या होता है? ग्यूरिन, है ना? जी का मतलब क्या होता है? ग्यूरिन। बी का मतलब बेसिलस, सी का मतलब कालमेट और जी का मतलब ग्यूरिन, है ना? कालमेट और ग्यूरिन जो है वो 2 साइंटिस्ट के नेम है। किसके नेम है? वैज्ञानिकों का नाम है। जबकि बेसिलस है वो जीवाणु का प्रकार है। जीवाणु भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो जीवाणु है ना वो कैसा है? रोड शेप है। रोड शेप मतलब छड़ के आकार के जो जीवाणु होते हैं उनको हम बेसिलस के नाम से जानते हैं। तो छड़ाकार जो जीवाणु हैं उनको आप किस नाम से जानते हो? बेसिलस के नाम से। तो बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो उस समय आंसर क्या देना होता है? उस समय आंसर देना होता है टीबी। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। कालमेट और ग्यूरिन 2 साइंटिस्ट है। बेसिलस जो है वो जीवाणु का प्रकार है और जीवाणु किस प्रकार का? छड़ के आकार का, छड़ाकार जीवाणु है। ठीक है, ठीक है। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या होता है? मम्स, मीजल्स, रूबेला। डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस से सुरक्षा प्रदान करता है, ये मम्स, मीजल्स, रूबेला से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर है बी। लेकिन कभी आपके ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि बीसीजी का टीका जो है वो टीबी के अलावा अन्य किस रोग की रोकथाम के लिए भी काम में लिया जाता है या अन्य किस जीवाणु से अपने को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उस समय अपने को आंसर देना होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है ना? ये भी अपने को क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? कुष्ठ रोग से। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका, है ना? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, वरना अपने को ट्यूबरक्लोसिस ही करना है ना? कि टीबी के अलावा और किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? कुष्ठ रोग से।
चलो अब क्वेश्चन है मिलान कीजिए वाला। देखो सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए जनित रोगों से मिलान कीजिए, यानी आपके सामने डिजीज है, इनका मिलान करना है। देखो बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया के कारण इसमें होने वाला रोग कौन सा है ना? तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है ना? टीबी को हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। इसे टीबी को देखो तपेदिक, यक्षमा या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। तो तपेदिक किसका नाम है? टीबी का नाम है। मतलब तपेदिक टीबी का ही नाम है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। फंगस की बात करें, फंगल डिजीज कौन सी है? दाद है। दाद एक फंगस से कारण होने वाला रोग है, ठीक है। वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा, है ना? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा हो जाता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कालाजार। कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। तो अब मिलाओ, देखो पहले को किससे मिलाया है? दूसरे से। तो देखो जो फर्स्ट है उसको दूसरे से मिलाया, ये रहा। दूसरे को मिलाया चौथे से, ये रहा। तीसरे को मिलाया पहले से, ये रहा। चौथे को मिलाया है तीसरे से, ये रहा। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? ब। सबसे सही आंसर यहाँ पर कौन सा है? ब है। समझ में आई बात? तपेदिक टीबी है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, दाद है वो फंगस के कारण होती है, वायरस के कारण होने वाला रोग वायरस के कारण होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा है, और प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कालाजार है ना? आपने मेरी क्लासें देखी होंगी यूट्यूब पे, तो ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। डेंगू रोग का रोगजनक कौन है? डेंगू एक मच्छर के कारण होता है, जो मादा एडिस मच्छर के कारण होता है ना? मादा एडिस मच्छर के कारण जो रोग होता है वो होता है डेंगू। और ये मादा एडिस मच्छर है, ये अपने शरीर में एक वायरस छोड़ देती है। इस वायरस को अपने आर्बो वायरस कहते हैं, आर्बो वायरस, है ना? आर्बो वायरस, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। तो डेंगू है वो विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर सबसे सही आंसर हो गया स। क्या हो गया? स। ठीक है, तो डेंगू का रोगजनक क्या है? वायरस। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ना? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ऐसे जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, तो एक कोशिका जीव को प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मलेरिया, है ना? और मलेरिया जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफलीज, है ना? एनाफलीज मच्छर के कारण, मादा एनोफलीज मच्छर के कारण जो रोग होता है वो कौन सा हो जाता है? मलेरिया। और मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम, है ना? मच्छर नहीं है। डेंगू रोग का रोगजनक कौन है ना? विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है। फैलता किससे है? ये मच्छर से, जीवाणु से नहीं फैलता है ना? मच्छर से फैलता है, और जिस मच्छर से फैलता है उस मच्छर का नाम होता है मादा एडिस। ये अपने शरीर में वायरस छोड़ देती है, उस वायरस का नाम होता है आर्बो वायरस। चलो आगे चलते हैं। पेनिसिलिन का स्रोत है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है दोस्तों। क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है ना? अपने को बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो अपने एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसमें एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जिसे हम प्रतिजैविक भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। यह एक प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक है जो रोगों के उपचार में काम में ली जाती है। और सबसे पहली खोजी गई प्रतिजैविक है वो भी क्या है? सबसे पहली खोजी गई ये एंटीबायोटिक है। इसको सबसे पहला खोजा गया था, किसको? पेनिसिलिन को। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था सबसे पहले, है ना? कब खोजा था? 1928 में खोजा था। 1928 में खोजा था। और किस में खोजा था? कवक में खोजा था, एक फफूंद में खोजा था। फफूंद, कवक को ही अपने फफूंद बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कह देते हैं? फंगस। फंगस में खोजा था। और उस फंगस का नाम क्या है? उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम
पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। पेनिसिलिन का स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का स्रोत होता है कवक, जिसे अपने फंगस बोलते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एक प्रतिजैविक है। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी 1928 में। एक कवक में, फफूंद में खोजी थी। उस फफूंद का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पर क्या है? स्रोत हो जाएगा कवक। प्रोटोजोआ नहीं है, शैवाल नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, क्या है? कवक। चलो 11 नंबर देखो, 8वां क्वेश्चन देखिए। अब यह भी आपको मिलान करना है ना। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, है ना। इतना लंबा चौड़ा वहां एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सा अपने को समझ में आ जाता है कि ये मिलान करना है। अब देखो, ये जेनर है, एक साइंटिस्ट का नाम सुन रखा होगा, एडवर्ड जेनर। उसने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक जिसे अपने स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, तो जेनर है वो टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो डबल हेलिक्स मॉडल है, वो वाटसन और क्रिक ने दी थी। तो यहाँ पर वाटसन किससे संबंधित हो गया? द्विकुंडलित से संबंधित हो गया। डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी 1953 में। लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में अपने को बताया था। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसको जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? रुधिर वर्ग लैंडस्टीनर, है ना। रक्त समूह में कौन आ गया? लैंडस्टीनर आ गया। ठीक है। उसके बाद में फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी अपने ने पढ़ा था। वो किससे संबंधित है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेनिसिलिन, जो सबसे पहली खोजी गई प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे सही कौन सा है? पहला किससे मैच हो रहा है? तीसरे से। तो पहला किससे मैच हो रहा है? तीसरे से, तो सभी में 3 है। दूसरा किससे मैच हो रहा है? चौथे से, तो चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरा किससे मैच हो रहा है? पहले से, तो पहला तो इसमें है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? स हो गया। फिर भी लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कि फ्लेमिंग किससे मैच हो रहा है? दूसरे से। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया? स वाला। ठीक है, कहानी समझ में आई? चलें आगे। चलो, सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तत्जनित रोगों से मिलान कीजिए। विटामिन B1, B2, B6, B12, है ना। विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरी। B2 की कमी के कारण क्लोसिस। पर यहाँ पर रोग नहीं पूछ के रासायनिक नाम पूछे गए हैं, केमिकल नेम पूछे गए हैं। तो अपने को मिलान करना है। तो देखो, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, B6 का नाम होता है पायरिडोक्सिन, और B12 का नाम होता है साइनोकोबालएमीन, है ना। कौन सा नाम होता है? साइनोकोबालएमीन। तो B1 है, B1, है ना। 1 किससे रिलेट हो गया? 1 हो गया 30 से, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। सेकंड वाला है वो किससे मैच हो रहा है? चौथे से। तीसरा वाला किससे मैच हो रहा है? पहले से। और चौथा वाला किससे मैच हो रहा है? दूसरे से। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया? तो विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए, है ना। नाम याद होने चाहिए, जैसे ABCDE के रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12, ये 8 आपको याद होने चाहिए, है ना। 8 आपको याद होने चाहिए। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, है ना, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालेमिन, ये आपको याद होने चाहिए। तो जो थे उनको अपने ने मैच किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल नेम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के और ABCDE के अपने को विटामिन के केमिकल नेम याद होने चाहिए। सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तत्जनित रोगों से ये मिलान करना है। इसमें फिर मिलान करना है। अब आपके सामने इधर है, देखो, शर्करा, जिसे अपने बोलते हैं शुगर। कौन सी है जो इसमें शर्करा है? शुगर है। सभी शुगर है, शर्करा ही है। परंतु यहाँ पर खाने वाली जो चीनी है उसकी बात की गई है, तो यहाँ पर अपने करेंगे सुक्रोज। किसे फल शर्करा, फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं? फ्रैक्टोज, है ना। किसे दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं? लैक्टोज,
है ना, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फल शर्करा देखते हैं, फ्रैक्टोज। दुग्ध शर्करा कौन सी होगी, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। चीनी कौन सी हो गई बताओ, चीनी जो अपने घरों में चीनी खाते हैं वो हो गई सुक्रोज। और एस्पार्टम में एक आर्टिफिशियल शुगर है, कृत्रिम शर्करा है जिसे स्वीटनर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे शर्करा जो है ना वो आपको मैच करनी पड़ेगी किसको, ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज से मैच करना पड़ेगा। समझ में आई बात। फल शर्करा फ्रैक्टोज को बोलते हैं, दुग्ध शर्करा लैक्टोज को बोलते हैं, चीनी सुक्रोज होता है, और शर्करा जो है ग्लूकोज है, और एस्पार्टम हो गई वो स्वीटनर हो गया। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें ग्लूकोज नहीं होती है, जो सिर्फ मीठेपन का एहसास करवाता है। तो पहला किससे मैच हो गया, चौथे से, है ना। पहला किससे मैच हो गया, पहला किससे मैच हो गया, ये थोड़े मैच द फॉलोइंग इधर हो गए हैं। तो देखो पहले को अपने ने मैच किया है चौथे से, है ना, इसमें फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं कहीं। चलो एक बार दूसरा देखते हैं, दूसरा किससे मैच हो गया, पहले से, ठीक है, ये यहाँ पे है। तीसरा किससे मैच हो गया, पांचवे से। किससे मैच हो गया, पांचवे से। इसमें देखो दोस्तों थोड़े ऑप्शन गलत हो गए हैं, है ना, ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिए हैं इन्होंने अपने को, है ना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलो कोई नहीं, आप छोड़ दो, अगर ऑप्शन आएंगे तो आप कर लोगे ना आराम से, है ना, ये चीज आप आराम से कर सकते हो, है ना, ऑप्शन में अगर आपके सामने आ गए तो। चलो ठीक है ना, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। भाई पहला है, पहले के लिए क्या हो गया, भाई पहले के लिए हो गया, मैं लिख भी देता हूं, अगर ऑप्शन में होता ना तो ऐसे होता, पहले के लिए चौथा, है ना, दूसरे के लिए क्या हो गया, दूसरे के लिए अपने हो गया पहला, और तीसरे के लिए क्या हो गया, तीसरे के लिए हो गया पांचवा, है ना, और चौथे के लिए क्या हो गया, चौथे के लिए हो गया दूसरा, है ना, और पांचवे के लिए क्या हो गया, पांचवे के लिए हो गया है तीसरा। तो ये ऑप्शन होने चाहिए था 41523, ये कहीं पे दिख नहीं रहा है ना, तो ये अपना सबसे सही आंसर है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। तो उंगली के नाखून में विद्यमान जो प्रोटीन होती है वो होती है किरेटिन। देखो दोस्तों नाखून व बाल में जो प्रोटीन होती है, नाखून व बाल में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, किरेटिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, किरेटिन प्रोटीन होती है। एक्टिन व मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो मांसपेशियों में होती है। किस में होती है, मांसपेशियों में, मसल्स में होती है। तो मांसपेशियों में, मसल्स में जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन व मायोसिन होती है, ठीक है। ग्लोबिन, ग्लोबिन जो प्रोटीन है ना, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन प्रोटीन है, ये ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा पाई जाती है। चलो तो अंगुली में के नाखून में जो विद्यमान प्रोटीन है वो कौन सी हो गई, किरेटिन, है ना। कभी कभी क्या है, किरेटिन के साथ साथ में इन चारों में एक वर्ड भी लिखा हुआ आ जाता है, केरोटीन। केरोटीन एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जो कलर देता है। ये क्या है, एक वर्णक है, पिगमेंट है, प्रोटीन नहीं है, ये कलर देता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है, आपने ऐसा सुन रखा होगा। चलें आगे, चलो 12वां क्वेश्चन। सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का ये मिलान करना है बस, ठीक है, अपने को अब मिलान करना है। क्वेश्चन ऐसे आते ही देख लो, ये मिलान वाला क्वेश्चन हो गया। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है ना। अच्छा हार्मोन कौन सा है इन चारों में, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है महिलाओं में उपस्थित, है ना, प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन है जो महिलाओं में उपस्थित है। पेप्सिन एंजाइम क्या है, पेप्सिन एंजाइम होता है, अपना गैस्ट्रिक जूस होता है, आमाशय रस होता है, उससे एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन जो भोजन के पाचन में मदद करता है। और प्रोटीन क्या है, किरेटिन एक प्रोटीन होती है। किरेटिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो देखो पहला मैच हो गया दूसरे से, ठीक है, दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा मैच हो गया पहले से, पहला इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरा मैच हो गया चौथे से, है ना, और चौथा मैच हो गया तीसरे से। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, ब। आंसर कौन सा हो गया, ब, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई, है ना। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम सुन रखे होंगे हाल में। रेनिन नाम का एंजाइम दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, अन्य प्रोटीन जो होती है।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, जैसे पुरुषों में हार्मोन होता है ना, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। और केराटिन प्रोटीन है, अभी मैंने बताई थी केराटिन नाखून व बाल में उपस्थित होती है, तो इस हिसाब से आपने ये क्वेश्चन किया। रक्त के थक्के के जमने के कारण है, हीमोग्लोबिन नहीं, पैक्टिन नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, क्या है, थ्रोम्बिन। इसका आंसर क्या है, थ्रोम्बिन। देखो अपने शरीर में विटामिन के होता है, ठीक है, अपने शरीर में कैल्शियम है रक्त में, ठीक है ना, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स में एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। पदार्थ का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब क्या होते हैं, अपने रक्त में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ये बदल देते हैं थ्रोम्बिन में। किस में बदल देते हैं, थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। ये थ्रोम्बिन जो होती है वो फिब्रिनोजन से क्रिया करती है ना, और ये फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में। और ये फिब्रिन भी जो है वो ब्लड सेल से क्रिया करके क्या बना देती है, ब्लड क्लोट बना लेती है। क्या बना लेती है, ब्लड क्लोट, रक्त का थक्का बना लेती है। अपने रक्त में विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। प्लेटलेट्स का एक पदार्थ होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन से क्रिया करके फिब्रिन बनाती है, और फिब्रिन है वो ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं से क्रिया करके ब्लड क्लोट, रक्त का थक्का बना लेती है। तो 13वें का आंसर क्या हो गया, अ हो गया, थ्रोम्बिन। क्या हो गया, थ्रोम्बिन। ठीक है, चलो, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। देखो ये है इधर मदर और ये है इधर कौन, फादर। माता का रुधिर वर्ग है ए बी और पिता का रुधिर वर्ग है ओ। तो कैसे करते हैं, आपने इसको ऐसे करते हैं, सीख रखा होगा आपने, है ना। अब इनको अपने मैच करवाते हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा कैसा निकल के आएगा, है ना। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। अब लिखो, करो, यहाँ आ गया ए ब्लड ग्रुप, यहाँ आ गया बी, ये आ गया ए, ये आ गया बी। तो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या होगा बी। तो आंसर क्या हो गया, अ। ये कहानी मैंने सीख रखी है, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है ब्लड सर्कुलेटरी टॉपिक में ये सीख सकते हैं। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ये ब्लड ग्रुप निकालने वाला टॉपिक मैंने अच्छा सा समझा रखा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इन दिनों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए या बी। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग ए या बी होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 15। स्तनियों के हृदय में रक्त परिसंचरण तंत्र की योजना देखिए। देखो ये मान लो आपका हृदय है, ठीक है। हृदय में ये क्या है, राइट ओरिकल, जिसे अपने दायां आलिंद कह देते हैं। इसको अपने क्या बोल देते हैं, दायां आलिंद कह देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बायां आलिंद, ठीक है। ये हो जाएगा दायां नीले, ठीक है, और ये हो जाएगा बायां नीले, ठीक है, बायां नीले। अब ब्लड कैसे जाएगा, देखो यूं यूं यूं, यहां पर आपका लंग्स होंगे, है ना, उनमें से होके यूं यूं और यूं होके वापस जिस ऑर्गन से, जिस अंग से ये होके आया था, वहां से ये निकल के चला जाएगा। तो ब्लड का जो रास्ता है वो ये है ना, कहां से, दाया आलिंद दाया नीले, है ना, दाया आलिंद दाया नीले, यानी 1-4 कहाँ पे है, 1-4 ये रहा, दाया आलिंद दाया नीले, फेफड़ा, बाया आलिंद बाया नीले, बाया आलिंद बाया नीले, 2-3, ये कहाँ हो गया, ये। तो सबसे सही आंसर क्या है इसका, स। तो बेस्ट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, यहां पर आंसर हो गया स। समझ में आई कहानी, ठीक है। चले आगे, चलो। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखो एक धड़कन में जो लगा समय होता है ना,
एक धड़कन में जो लगा समय होता है, एक हार्ट बीट में जो लगा समय होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, और इसको और एग्जैक्ट देखा जाए ना तो ये 0.83 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.83 सेकेंड होता है, ठीक है ना। और एक धड़कन में अपना जो हृदय होता है, एक धड़कन में अपना जो हृदय होता है, अपना जो हृदय होता है वो 70 ml ब्लड क्या होता है? पंप करता है। अपना जो हृदय है वो 70 ml ब्लड क्या करता है? पंप करता है ना। एक धड़कन में अपना जो हृदय होता है वो 70 ml ब्लड को क्या करता है? पंप करता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ब हो गया 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 70 ml ब्लड वो पंप करता है। सुमेल कीजिए, ये उपकरण है, इधर मापित राशि है ना। सबसे पहले बात आती है हाइग्रोमीटर। ये जो हाइग्रोमीटर है ना दोस्तों, ये अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है। हाइड्रोमीटर होता है ये अपेक्षित घनत्व को, रिलेटिव डेंसिटी को मापता है ना। अच्छा, लैक्टोमीटर होता है ये दूध के घनत्व को मापता है। रेडियोमीटर होता है ये विकिरणों को मेजर करता है। यानी जो पहला है उसके लिए कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। दूसरा है उसके लिए पहला, तीसरा है उसके लिए चौथा, और चौथा है उसके लिए दूसरा। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया? ब। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ब। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहानी समझ में आ गई आपको दोस्तों? चले आगे। चलो, चेचक होने का कारण क्या है? देखो दोस्तों, चेचक, इसको आप चिकन पॉक्स नहीं बोलोगे, चिकन पॉक्स होता है अलग, है ना। इसे अपने बोलेंगे स्मॉल पॉक्स। चेचक, स्मॉल पॉक्स, और इसे ही अपने हिंदी में बोल देते हैं बड़ी माता, ठीक है। ये जिस वायरस के कारण होता है ना, उस वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। क्या होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस होता है ना। जबकि एक आपके चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिसे हम है ना छोटी माता भी कहते हैं, छोटी माता, और जनरल भाषा में इसे ही हम आंकड़ा काकड़ा कह देते हैं। आंकड़ा काकड़ा कह देते हैं, कहते हैं ना आंकड़ा काकड़ा निकल गया, है ना। तो ये वही है। ये जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। तो आपने से पूछा क्या है? चेचक, स्मॉल पॉक्स के बारे में पूछा है, तो ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो 18वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब होगा, ब, वेरियोला वायरस। चलो, पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर, पीसीआर जिसे आपने बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे जो जांच होती है वो होती है एचआईवी की। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो उस समय ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं करके आओगे, क्या करके आओगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस करके आओगे, जो कि एड्स का एक वायरस है ना। एड्स जिस वायरस के कारण होता है वो एचआईवी, और उसकी जांच है पीसीआर, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा दो जांच और होती है, एक होती है एलिसा, है ना, एलिसा आप ध्यान रखना, और एक होती है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एक कौन सी होती है? वेस्टर्न ब्लॉट जांच। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, वो भी किससे संबंधित है? वो भी एड्स से संबंधित है। कैंसर की नहीं है, क्षय रोग की नहीं है, हैजा की नहीं है, ठीक है। चले, हैजा की तो जांच होती है स्टूल टेस्ट, क्षय रोग इसका मेंटॉक्स जांच होती है, और कैंसर की तो बायोप्सी होती है, आपको पता ही है। चलो आगे चलते हैं। सुमेल कीजिए, एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर। एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर। तो देखो, अपने को पता है फ्लोरिकल्चर है वो पुष्प से संबंधित है, सेरिकल्चर है वो रेशम से संबंधित है, और विटिकल्चर है वो किससे संबंधित है? अंगूर से, और एक्वाकल्चर है वो किससे संबंधित है? मत्स्य से, है ना। तो देखो, एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य से। तो पहला का ऑप्शन क्या हो गया? चौथा। चौथा यहाँ पे भी है और चौथा यहाँ पे भी है।
फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहाँ से हो गया? तीसरा, तीसरा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित हो गया? पहला, पहला देखो पहला कहाँ है इन दोनों में? पहला ये यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। और चौथा विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है, तो ये हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? द, है ना। आंसर सुमेलित मैच, मैच द फॉलोइंग की बात करें तो आंसर क्या हो गया? द। एक्वाकल्चर में फोर्थ हो गया, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में तीसरा हो गया, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में पहला हो गया, विटिकल्चर, विटिकल्चर में दूसरा हो गया। तो द इसका सबसे सही आंसर है। चले आगे, चलो चलो 20 क्वेश्चन हो गए हैं आज के सेशन में। कैसा लगा दोस्तों आपको आज का सेशन? आज के सेशन में मैंने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं, है ना। इन दिनों क्या है, बायो में एक ट्रेंड चला हुआ है कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, है ना। मान लो कि आपके बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं 5 और उनमें आपके 2 ही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के दे दिए, तो मैच द फॉलोइंग अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन को टक्कर देता है। अब देखो इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, ये अपने को पता होना चाहिए एक्वाकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, ये क्या है। तो ऐसे 2 ही क्वेश्चन आ गए, तो वो 2 क्वेश्चन ही 8 क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे। और पीछे अगर मान लो 4 क्वेश्चन हो रहा है तो 8 4 कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन। दिखते 6 क्वेश्चन है, रोज आते कितने हैं? 12 क्वेश्चन, है ना। तो इस कारण मैं आपको मैच द फॉलोइंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूं और उसको अटेंड भी कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखाया। ये जो आज का सेशन हुआ है इसकी पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें मैं आपको आंसर लगा के नहीं दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये सेशन याद हो जाए। और फिर अगर कुछ दिक्कत हो तो इस सेशन को आप देखिए वापस से, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आप पूछिए मुझसे, आपके डाउट जरूर सॉल्व होंगे। तो आई थिंक आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।